सास की अंतिम इच्छा। देखिए माँ जी, वो पड़ोस की लूटन मौसी है ना, उनकी बेटा बहू उन्हें गोवा ले जा रहे हैं। अरे क्या बात कर रही है बहू, उसके तो ना मुंह में दांत है ना सर पर बाल, क्या करेगी गोवा जाकर। अपनी अपनी किस्मत है माँ जी, लूटन मौसी मरने जो वाली है। हैं? अरे बहू ये कैसा मरना हुआ जो पहले से ही पता है और ऊपर से गोवा भी घूमने जा रही है। बोला ना माँ जी, ये अपनी अपनी किस्मत है। बात हुई थी मेरी लूटन मौसी की बहू से, बोल रही थी कि चलो दवाई में जो पैसा लगेगा वो गोवा में लगा देते हैं। सास को बहू की बात से पता नहीं क्यों नफरत की बदबू आ रही थी, लेकिन वो कुछ नहीं कहती और कमरे में जाकर लेट जाती है। क्या बात है, लूटन के तो मजे ही मजे है। वैसे आइडिया बुरा नहीं है, थोड़े से पैसे लगाओ और सीधा गोवा की सैर। मैं भी चलती हूँ गोवा। अगले रोज सास तय वक्त पर उठती नहीं। अरे देखो जी, माँ जी अब तक उठी नहीं। आज दूध वाले से दूध और काम वाले के लिए दरवाजा मैंने ही खोला है। अब कम से कम माँ जी का ये तो सुख है कि सुबह जल्दी उठना नहीं पड़ता। अरे बड़ी अजीब हो तुम, मेरी माँ सुबह से उठी नहीं है और तुम्हें चिंता दूध और काम वाली की है। अरे तुम्हें चिंता है ना तो जाओ जाकर देखो क्या हो गया। वैसे मेरी किस्मत कहाँ लूटन मौसी की बहू जैसी। बेटे को माँ की चिंता होती है, वो सोचता है कि कहीं माँ की सांसें तो नहीं रुक गई और हमें पता ही नहीं चला। बेटा माँ के कमरे में जाता है और वहां जाकर, माँ क्या हो गया है तुम्हें? बेटा लग नहीं रहा कि अब मैं बचूंगी, लल्लन डॉक्टर के पास ले चले। अरे कैसी बात कर रही है माँ, तेरी तबीयत सीरियस है और मैं तुझे लल्लन झोला छाप डॉक्टर के पास ले जाऊं? ना ना ना। अरे तो कहाँ ले जाएगा बता दे, वहाँ एडवांस दे दिया है मैंने, वो क्या कहते हैं गूगल पे से। हैं? तूने क्यों पैसे दिए माँ? तुझे पता था क्या कि तू बीमार होने वाली है? सास को लगता है कि कहीं चोरी पकड़ी तो नहीं गई। वो हड़बड़ा जाती है और उसे पसीने निकलने लगते हैं। अरे माँ क्या हो गया, सर्दी में भी पसीने? लगता है तेरी तबीयत ज्यादा ही खराब है और लल्लन डॉक्टर पास ही में है, चल उसी को दिखा देता हूँ। माँ को लेकर बेटा डॉक्टर के पास जाता है, जहाँ माँ ने पहले ही पैसे देकर सेटिंग कर रखी थी। डॉक्टर के क्लिनिक में जाते ही डॉक्टर की ओवर एक्टिंग की दुकान खुल जाती है। हाय राम माँ जी, हे भगवान, अब तो कुछ नहीं हो सकता, ये तो मरने वाली है बेटा। हैं? ओए डॉक्टर है इसलिए इज्जत से बात करूंगा, नहीं तो मेरी माँ को देखे बिना ये बकवास करने के लिए तेरे मुंह में घूसा मार देता। अरे ना ना बेटा ऐसे मत बोल, वो डॉक्टर है, उसे वो दिख जाता है जो किसी को नहीं दिखता। हाँ माँ शायद तू ठीक बोल रही है। डॉक्टर क्या दिखा आपको? हमारे डॉक्टर जी, जिन्होंने पहले से ही माँ से बोलने के पैसे ले रखे थे। यमराज, काला भैंस, वो तुम्हारी माँ को ले जा रहा है, ले जाओ इन्हें। यार माँ ये डॉक्टर ही है तांत्रिक, क्या क्या बोला जा रहा है? अरे बेटा वो डॉक्टर है, उसे वो दिखता है जो किसी को नहीं दिखता। इनकी हर इच्छा पूरी करो, क्योंकि यम नहीं चाहते कि इनकी कोई भी इच्छा को अधूरी रखा जाए। निराश मन से बेटा माँ को लेकर घर आता है। माँ आज से मैं ऑफिस नहीं जाऊंगा, चल तुझे वो झूले वाले पार्क में ले चलता हूँ जहाँ तू पिताजी के साथ जाया करती थी। ठीक है बेटा चल, लेकिन साथ में वो बीड़ी का बंडल रख लेना, तेरे पिताजी वहीं झाड़ी में पिलाते थे मुझे। हैं? माँ कैसी बात कर रही हो? वैसे भी जीवन के 4 दिन बचे हैं और तुम। अरे देख बेटा, ना पिलानी तो ना पिला, लेकिन सुना ना तूने डॉक्टर ने क्या कहा कि मेरी कोई इच्छा खाली नहीं रहनी चाहिए। अरे वैसे बेटा 4 दिन की जिंदगी है, न जाने कब मौत आ जाए। माँ के मुंह से मौत का नाम सुनकर बेटा गंभीर हो जाता है, उसकी आंखें लाल हो जाती है। वो माँ का हाथ पकड़ लेता है। माँ को भी लगता है कि उसकी मौज मस्ती कहीं बेटे को डिप्रेशन में ना डाल दे। देख लल्लन का फोन आया था, बोल रहा था कि हो सकता है मौत ना भी आए, पर इच्छा पूरी करके रख दे।
जब जाऊंगी तब तृप्त होकर जाऊंगी, क्यों? तभी बहू की आवाज आती है, माँ जी आपकी फेवरेट गट्टे की सब्जी बनाई है। सास खाने के टेबल पर जैसे ही बैठने वाली होती है, बहू उनकी चेयर पीछे करती है और प्यार से बिठाती है। बहू शांत हो जाती है। वो माँ को बस देखती है और उनकी हर बात मानती है। रात को जब सास सोने जाती है तो, माँ जी मैं आपके पैर दबा देती हूँ, आज आप डॉक्टर के पास गई थी, थक गई होंगी ना। बहू का प्यार देखकर सास को हैरानी होती है। वो समझ नहीं पाती कि जो बहू उनके मरने को अपना भाग्य बताती थी, वो आज जब सास मरने वाली है तो दुखी क्यों हो रही है। क्या सोच रही है माँ जी? यही ना कि मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। माँ जी मैंने आपको हमेशा अपनी माँ माना है। माना आपसे नाराज होती थी, परेशान होती थी, आपकी बातें चुभती थी, लेकिन यकीन माने प्यार बहुत है आपसे मुझे। सास बहू को गले लगा लेती है। अरे तू क्यों मोह में डाल रही है? आज नहीं तो कल मुझे मरना ही है ना। बहू रोने लगती है और वहां से चली जाती है। अब तो सास आए दिन कोई ना कोई डिमांड करती जिसे बच्चे पूरा करते। मुझे ना वृंदावन जाना है, कृष्ण की नगरी देखने। जी माँ जी हम आपको लेकर चलेंगे। माँ मैं कल ऑफिस से छुट्टी ले लेता हूँ। बेटा अब आए दिन छुट्टी लेता और माँ को घुमाता फिराता। एक दिन बॉस कहते हैं, रमन क्या बात है? मैं देख रहा हूँ पिछले 1 महीने से तुम ना काम करते हो ना दाम, बस सारा दिन इमोशनल से बैठे रहते हो। ऐसे में तो कंपनी तुमको और नहीं रख पाएगी। मैं खुद ही नौकरी छोड़ने की सोच रहा था बॉस। वो क्या है कि माँ का आज नहीं तो कल कभी भी देहांत हो सकता है। इतना कीमती समय मुझे तो पल पल उनके साथ रहना होगा। पता नहीं कब वो मुझे छोड़कर चली जाए। और बेटा नौकरी छोड़ देता है। माँ मैंने नौकरी छोड़ दी है, आज से मैं तेरे पास रहूंगा। माँ जी मैंने भी बच्चों का नाम स्कूल से कटवा दिया है, अब हम सब आपके पास ही रहेंगे और आपकी सारी इच्छा पूरी करेंगे। अब सास को लगता है ये तो कुछ ज्यादा ही हो गया। अरे बेटा नौकरी नहीं करेगा तो खाएगा क्या? बच्चे स्कूल नहीं जाएंगे तो साल बर्बाद हो जाएगा। वो समझ नहीं पाती कि क्या करे, कैसे ये ड्रामा खत्म करे। बेटा बहू तुम लोगों से एक बात करनी थी। देखो मैं ना बहुत शर्मिंदा हूँ, मैंने झूठ बोला था, मुझे कुछ नहीं हुआ है। वो तो ये बोलकर सास सारी बात घर वालों को बता देती है। ओ माँ सच्ची? हे भगवान मैं जानता था माँ को कुछ नहीं होगा। वाह माँ जी ये तो बहुत अच्छी खबर दी। मैं तो हलवा बनाने जा रही हूँ। तुम लोग मुझसे नाराज नहीं हो? नहीं माँ जी हम बहुत खुश हैं कि आपके मरने की खबर झूठी है। माँ शायद मैं तेरे ठीक होते ही तेरा इतना ख्याल रख लेता तो तुझे ये नाटक करने की जरूरत नहीं पड़ती। माँ जी आप हम लोगों को माफ कर दीजिए। सास की चप्पल। जोधपुर के पास एक छोटा सा गांव था। गांव में जमुना अपने सास ससुर और पति के साथ रहा करती थी। जमुना का एक छोटा देवर भी था। जमुना की सास बहुत ही कंजूस थी। एक दिन शाम के वक्त, अरे सासू माँ ये कई करो, पाव भर सब्जी लाया हो, पूरे घर के वास्ते खाना बनाना है, काम किया चाले। जमुना की सास कहती है, अरे बिंदड़ी घनी महंगाई हो रखी है, जितनी सब्जी रखी है उसमें ही काम चला ले। तो देवर बोल पड़ता है, कोई ना भाभी सा, मैं थारे लिए सब्जी लेकर आता हूँ। अरे काय करे छोरा, पैसा खर्च करने की कोई जरूरत ना है। इसी तरह से जमुना की सास हर बात में कंजूसी किया करती थी। एक दिन जमुना ने देखा कि उसकी सास की चप्पलें काफी घिस चुकी हैं और ये देखकर जमुना ने उन चप्पलों को घर के बाहर फेंक दिया। अरे बिंदड़ी हमारी चप्पल ना मिल रही, थारे को पता है कि कठे है। सासू माँ वो चप्पल तो मन ने घर से बाहर फेंक दी, बहुत घिस गई थी ना। अरे थारी भली होवे, मारी चप्पल क्यों फेंक दी, मैं अभी उठा कर लाती। अरे माँ क्यों जिद करे है, मैं थारे को नई चप्पल दिला कर लाऊंगा। अरे रहने दे, तू भी बिंदड़ी की जबान बोलने लगा है। नहीं चाहिए चप्पल मने, मारी पुरानी चप्पल घनी पसंद है।
अरे माँ, भाई ठीक तो कह रहा है, छोड़ ना पुरानी चप्पलों का चक्कर, चल मैं थारे को नई चप्पल दिला के लाता हूँ। लेकिन जमुना की सास किसी की बात नहीं सुनती और घर के बाहर से किसी तरह चप्पलों को उठाकर वापस ले आती है और फिर से उन्हीं को पहनने लगती है। फिर एक दिन सुबह के वक्त जमुना मंदिर गई और जब वहां से लौट कर आई तो जोर जोर से चिल्लाने लगी। अरे कहीं बताओ, मंदिर में किसी ने हमारी चप्पल चोरी कर ली। अरे माँ, अच्छा ही हुआ ना, थारी चप्पल कोई चोर चुरा के ले गया। अब तू तो छोड़ने वाली थी ना, वैसे भी पुरानी चप्पलें थी। अरे तू चुप कर छोरा, महंगाई के जमाने में पुरानी चप्पल कर रहा है। मैं कैसे भी करके चोर को ढूंढ कर हमारी चप्पल वापस लाऊंगी। लेकिन माता जी, तब तक आप क्या नंगे पांव फिरोगी पूरे गांव में? अरे बिंदनी, थारी नजर लगी है हमारे चप्पलों को। तू ही कह रही थी ना, फेंक दो, देख अब चोर चोरी करके ले गया। उस दिन के बाद जमुना की सास नंगे पांव ही गांव में घूम घूम कर अपनी चप्पलें ढूंढने लगी और कुछ ही दिनों के बाद जमुना की सास को अपनी टूटी चप्पल एक गरीब औरत के पैरों में नजर आई। पकड़ लिया, अरे पकड़ लिया, तूने हमारी चप्पल चुराई ना, अब मैं थारे को छोड़ूंगी नहीं। अरे माँ जी, मंदिर में पड़ी थी, पुरानी चप्पल है, मारे को लगा किसी के काम की ना है, इसलिए उठा ले आई। अरे पहनने दो ना मारे को। आई बड़ी पुरानी चप्पलों वाली, एक तो हमारी चप्पल चुरा ली, ऊपर से आंखें दिखा रही है, चल वापस दे चप्पल। तभी छोटा बेटा वहां पहुंच जाता है और अपनी माँ को इस तरह देखकर कहता है, अरे माँ, क्या कर रही है? अच्छा ना लगे, छोड़ दे, बेचारी गरीब औरत है। मैं कह रहा हूँ ना, मैं थारे को नई चप्पल दिला कर लाऊंगा। ना बेटा, चप्पल तो मैं यही वाली पहनूंगी। ऐसा कहकर जमुना की सास ने उस गरीब औरत से वो चप्पलें छीन ली। इतने पैसे वाली होकर मुझ गरीब से टूटी चप्पल भी छीन ली। अरे भगवान भला करे थारा। जमुना की सास की जिद के आगे किसी की एक ना चली और उसने फिर से वही पुरानी चप्पल पहनना शुरू कर दिया। एक दिन जमुना का पति बिना अपनी माँ को बताए उनके लिए सुंदर जूतियां लेकर आ गया और उसने वही जूतियां लाकर अपनी पत्नी जमुना को दिखाई। देख जमुना, माँ के वास्ते कितनी सुंदर जूतियां लाया हूँ, माँ देखेंगी तो खुश हो जाएंगी। आप तो जूतियां ले आए हो, लेकिन सासू माँ ये जूतियां पहनेंगी ना, वो तो अपनी पुरानी चप्पल ही पहनने वाली है। अरे जमुना, एक बार चलकर माँ को देते हैं ना ये जूतियां, क्या पता पहनने को राजी हो जावे। माँ देख तो, थारे वास्ते मैं कितनी सुंदर जोधपुरी जूतियां ले आया हूँ। अरे ये क्या करे छोरा, इतना पैसा खर्च करने की क्या जरूरत है, मारे को ना चाहिए इतनी महंगी जूतियां, तू वापस देकर आ जा। जमुना और उसके पति के बार बार कहने पर भी जमुना की सास नई जूतियां नहीं पहनती। जमुना नई जूतियों को उठाकर अलमारी के अंदर रख देती है, क्योंकि दुकान वाला भी अब उनको वापस लेने को तैयार नहीं था। कुछ दिनों के बाद एक दिन सुबह के वक्त अचानक से जमुना की सास की जोर जोर से चिल्लाने की आवाज आती है। आवाज सुनकर जमुना, उसका पति और देवर तीनों दौड़कर घर के आंगन की तरफ आते हैं और वहां पर देखते हैं कि जमुना की सास आंगन में जमीन पर गिरी हुई पड़ी थी। अरे माँ, ये क्या हो गया? अरे मैं तो आंगन में गिर गई। अरे सासू माँ, आप गिर गई कैसे? चोट तो ना लगी ना थाने? अरे बिंदड़ी, कहीं बताओ, पैर में बहुत जोर का दर्द हो रहा है। अरे सासू माँ, थारे पैर में तो सूजन आ गई, लगता है जोर की मोच लगी है। माँ, ये सब थारी जिद की वजह से हुआ है। सारे घर वाले थारे से कह के थक गए कि पुरानी चप्पल छोड़ दे। भाई तो थारे लिए नई जूतियां भी ले आया, फिर भी तू ना मानी। हाँ देवर जी, आप ठीक कह रहे हो सकता है अब सासू माँ को हमारी बात समझ में आ जावे। अरे आ गई, बात समझ में आ गई, अच्छी तरह आ गई। पैर में बड़े जोर का दर्द हो रहा है, अब मारे को सारी बात समझ में आ गई। ला बेटा, जल्दी से नई वाली जूतियां ले आ, आज से ना मैं वही पहनने वाली हूँ। सास की दुकान।
लक्ष्मी जी की 2 बहुएं थी, सुमन और राधिका, और 2 बेटे, अजय और सुशील। लेकिन लक्ष्मी जी के बहू बेटे उनको अपने साथ रखने को तैयार नहीं थे। बहुओं के तेज स्वभाव के चलते लक्ष्मी जी को अपना ही घर छोड़कर एक किराए की कोठरी में रहना पड़ रहा था। कुछ दिनों से उनके बेटों ने उन्हें पैसे देना भी बंद कर दिया था। ऐसी स्थिति में लक्ष्मी जी ने अपनी जमा पूंजी से एक छोटी सी दुकान खोली। एक दिन शाम के वक्त, अजय सुनते हो, तुम्हारी माँ ने दुकान खोली है, दुकान। अब इस उम्र में दुकान पर बैठेगी वो। अब क्या किया जा सकता है, माँ की तो बुद्धि सठिया गई है। मोहल्ले में मजाक बनाएंगे सब हमारा। अरे जेठ जी, इसमें परेशानी क्या है अगर सासू माँ ने दुकान खोली है? हाँ, राधिका ठीक तो कह रही है। अपनी दुकान पर बैठी रहेगी, कम से कम हमें परेशान तो नहीं करेंगी। हाँ, वैसे बात तो ठीक है। खुद के 2 पैसे कमाएंगी तो कभी कभार हमें जो खर्चा देना पड़ता है ना, वो भी देने से बच जाएंगे हम लोग। फिर किस बात की परेशानी, खोलने दो माँ को दुकान, हमें क्या। वैसे भी अपनी कोठरी में चुपचाप रह रही है ना, चाहे दुकान खोले या मॉल बनाए, हमें उससे क्या लेना देना। अगले दिन सुमन अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। सासू माँ, आपकी दुकान में शक्कर है क्या? शक्कर जरा 1 किलो दे दीजिएगा। हाँ हाँ बहू है ना, लो बेटा 1 किलो क्यों, 2 किलो ले जाओ। सोच लो सासू माँ, घाटा हो जाएगा आपको, पैसे नहीं देने वाली मैं। देखो सुमन, ये मेरी दुकान है और यहाँ पर जो भी कोई सामान खरीदने आता है उसे पैसे तो देने ही पड़ते हैं। अरे सासू माँ, ऐसा क्यों कर रही हैं आप? अरे देखो ना, घर पर आपका बेटा और पोते पोती दूध में शक्कर डालने के लिए कब से इंतजार कर रहे हैं, जरा उनके बारे में तो सोचिए। अरे ऐसी बात है क्या? अब मुझे नहीं पता था। बहू एक काम करो, वैसे भी पहली बार आई हो ना, ये शक्कर तुम ऐसे ही ले जाओ, पैसे देने की जरूरत नहीं है। अगले दिन राधिका भी अपनी सास की दुकान पर पहुंचती है। प्रणाम सासू माँ, कैसी चल रही है आपकी दुकान? बस बेटा, जैसे तैसे करके काम चला रही हूँ। तुम बताओ, घर में सब राजी खुशी है ना? हाँ हाँ मम्मी जी, सब कुछ ठीक ठाक है। बताओ राधिका बहू, कैसे आना हुआ? कुछ काम था क्या? वो ना मम्मी जी, मुझे जरा 5 किलो आटा चाहिए था। मेरे पैर में ना बहुत दर्द है, इसलिए बाजार तक जाने में ना तकलीफ हो रही थी। घर पर बच्चे भूखे बैठे हैं, सोचा आपसे ही ले लेती हूँ। हाँ हाँ क्यों नहीं बेटा, ये लो 5 किलो आटा ले जाओ। हाँ लेकिन मम्मी जी, आपने जिठानी जी को शक्कर फ्री में दी थी, तो मुझसे भी पैसे तो नहीं लेंगी ना? हाँ, अच्छा ठीक है बेटा, कोई बात नहीं, तुम ऐसे ही ले जाओ, बच्चों से क्या पैसे लेना। कुछ दिनों के बाद लक्ष्मी का बेटा अजय दुकान पर पहुंचता है। कैसी हो माँ, दुकान तो अच्छी चल रही है ना तुम्हारी? सब मोहल्ले वाले तारीफ करते रहते हैं। अब क्या करूं बेटा, तुमने तो मुझे सहारा दिया नहीं, गरीब माँ को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ तो करना पड़ेगा ना अपना पेट पालने के लिए। वो माँ ना बहुओं की बहुत चिक चिक रहती थी। अब देखो कितनी अच्छी जिंदगी है तुम्हारी, खुद कमाती हो, खुद खर्च करती हो, इससे अच्छी भला कोई जिंदगी हो सकती है क्या? हाँ बेटा, दिल को बहलाने के लिए तुम्हारी ये बात भी सही है, लेकिन कोई बात नहीं बेटा, मैं खुश हूँ। अच्छा माँ, मैं क्या कह रहा था, जरा 500 उधार तो दे देना। कमाल की बात है बेटा, तुम मुझसे पैसे उधार मांग रहे हो, तुम्हारे पास पैसों की क्या कमी है? अरे माँ, इस महीने की तनख्वाह नहीं आई और आप तो अपनी बहू को जानती है ना, उसे शॉपिंग करनी है, जल्दी वापस लौटा दूंगा माँ। ठीक है बेटा, ये लो 500 रुपए, लेकिन देखो कुछ दिनों में वापस दे देना, मुझे अपनी दुकान के लिए माल भी तो खरीदना है। हाँ हाँ ठीक है माँ, जल्दी पैसे लौटा दूंगा। बहुत दिनों तक अजय अपनी माँ लक्ष्मी के पैसे वापस नहीं देता
और सुमन और राधिका बार बार किसी न किसी बहाने से अपनी सास लक्ष्मी की दुकान से बिना पैसे दिए खूब सारा सामान ले आती है, जिसकी वजह से लक्ष्मी को अपनी दुकान में बहुत घाटा होता है। फिर एक दिन जब राधिका सामान लेने के लिए लक्ष्मी की दुकान पर पहुंचती है, सासू माँ, जरा वो 1 किलो दाल तो देना। नहीं बहू, अब मैं तुम्हें या सुमन को कोई सामान फ्री में नहीं देने वाली। तुम लोगों ने कभी कोई मदद नहीं की मेरी, उल्टा मेरी दुकान से फ्री का सामान ले जाकर मुझे मुश्किल में डाल दिया है। लेकिन मम्मी जी, हम तो आपके बच्चे हैं ना। अगर इतना ही मेरे बच्चे हो तो फिर मुझे घर से बाहर क्यों निकाल दिया? देख बहू, अब मैं तुम्हें 1 रुपए का सामान भी फ्री में नहीं दूंगी, और जाकर सुमन को भी कह देना, आए दिन तुम्हारा पति मुझसे उधार ले जाता है और वापस भी नहीं लौटाता। राधिका गुस्से में घर वापस आती है। घर आने के बाद, क्या हुआ राधिका, बहुत गुस्से में लग रही हो तुम? सासू माँ की दुकान पर गई थी ना। सासू माँ का तो कुछ करना पड़ेगा, जब से ये दुकान खोलकर बैठी है। अक्कड़ तो देखो उनकी। अरे लेकिन हुआ क्या है? होना क्या है, दाल लेने गई थी, मुझे 4 बातें सुनाकर उल्टा भेज दिया, कुछ दिया भी नहीं। ये तो सासू माँ ने ठीक नहीं किया। देखो मेरे पास ना एक बहुत अच्छा प्लान है। कैसा प्लान भाभी? हम अपनी सासू माँ की दुकान में किसी चोर से कहकर चोरी करवा देते हैं और सारा सामान अपने घर मंगवा लेंगे। उसके बाद हमारे पास फ्री में सामान भी आ जाएगा और सासू माँ की अकल भी ठिकाने आ जाएगी। ठीक है भाभी, मैं आपका पूरा साथ दूंगी। अब जल्दी से ये काम करवा दीजिए। और 2 दिनों के बाद सुमन और राधिका एक चोर से मिलकर लक्ष्मी की दुकान में चोरी करवा देते हैं। हे भगवान, ये क्या हो गया? इस उम्र में जैसे तैसे अपना गुजारा कर रही थी, लेकिन चोर मेरा सारा सामान लेकर चले गए। अबे क्या होगा? तभी वहां पर राधिका और सुमन पहुंच जाती है। क्या हुआ सासू माँ, बहुत दुखी लग रही हैं आप। अरे क्या बताऊं, मेरी दुकान का सारा माल चोरी हो गया। अब अगर आप अपने ही बहू बेटे को सामान नहीं देंगी तो ऐसा तो होगा ना सासू माँ। अब राधिका की बात सुनकर लक्ष्मी को यकीन हो जाता है कि इस चोरी के पीछे कहीं ना कहीं उसकी दोनों बहुओं का ही हाथ है। लक्ष्मी एक प्लान बनाती है। पैसे उधार लेकर अपनी दुकान में फिर से खूब सारा सामान ले आती है। अरे भाभी, देखा आपने, सासू माँ की दुकान तो फिर से सामान से भर गई है। हाँ वही तो, मैं तो सोच रही थी कि एक बार में उनकी अकल ठिकाने आ जाएगी, पर लगता है फिर से कुछ करना पड़ेगा। लेकिन अब हम क्या कर सकते हैं? अरे वही जो हमने पहले किया था। इसका मतलब फिर से चोरी करवाएंगे? हाँ, उसके बिना हमारा काम कैसे चलेगा? और इस बार चोरी करने हम दोनों चलेंगे, कुछ नहीं छोड़ेंगे उनकी दुकान में। सुमन और राधिका दोनों मिलकर लक्ष्मी की दुकान में चोरी कर लेती हैं और सारा सामान चुपचाप अपने घर के स्टोर में लाकर रख देते हैं। लेकिन सुबह होते ही लक्ष्मी पुलिस लेकर सुमन और राधिका के घर पहुंच जाती है। इंस्पेक्टर साहब, मेरी इन दोनों बहुओं ने ही घर में चोरी की है। अरे ना ना इंस्पेक्टर साहब, ये हम पर झूठा इल्जाम लगा रही हैं। अरे हम क्यों इनकी दुकान में चोरी करने लगे? माँ, आपको शर्म नहीं आती अपनी बहू पर झूठा इल्जाम लगाते हुए? हाँ माँ, हम आपके बेटे हैं और ये आपकी बहुएं हैं, आप ऐसा कैसे कर सकती हैं? लक्ष्मी जी, क्या आपके पास कोई सबूत है? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप इनकी बातों में मत आइए। ये हमारी माँ है और इनकी दिमागी हालत ठीक नहीं है, इसीलिए तो हमसे अलग रहती हैं। इंस्पेक्टर साहब, मेरी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक है और मेरे पास इन दोनों के खिलाफ बहुत बड़ा सबूत है। बताइए, क्या सबूत है आपके पास? आप जरा मेरी दोनों बहुओं के हाथ पानी से धुलवा दो, फिर सब कुछ साफ साफ पता चल जाएगा। अरे हाथ पानी से धोने से क्या होगा माँ? आप दोनों मेरे सामने अपने हाथों पर पानी डालिए। जैसे ही राधिका और सुमन अपने हाथ पानी में डालती हैं, उनके हाथों का रंग लाल हो जाता है और ये देखकर सब लोग हैरान रह जाते हैं। अरे ये क्या, तुम्हारे हाथों का रंग अचानक से लाल कैसे हो गया?
क्योंकि मैंने अपनी दुकान के सारे सामान पर एक तरह का केमिकल लगा कर रखा था। मुझे पता था जो भी चोरी करने आएगा वो सामान को अपने हाथों से उठाएगा और उसके हाथों पर रंग लग जाएगा। अरे माँ, आप तो बहुत चालाक निकली। इसे चालाक नहीं बेटा, बुद्धिमान कहते हैं। और जिसके तुम्हारे जैसे बहू बेटे हो उसे थोड़ा बहुत तो अपनी अकल से काम लेना ही पड़ता है ना। शर्म नहीं आती आप लोगों को अपनी ही माँ को परेशान करते हुए? हमें माफ कर दीजिए सासू माँ, हम आइंदा ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। और हाँ, आपको अपने साथ रखेंगे, आपकी सेवा करेंगे और पूरी इज्जत भी देंगे। हमें माफ कर दीजिए। सास की बीमारी। शादी के ठीक बाद नेहा की सास की तबीयत बहुत खराब हो गई। बताइए क्या हुआ है आपको? बेटे की शादी थी तो थकान हो गई, मौसम बदल रहा है तो जुकाम और बुखार हो गया। ऊपर से बहू के घर का खाना पता नहीं कैसा था कि पेट भी खराब हो गया। खाना तो बहुत बढ़िया था डॉक्टर साहब, सारे रिश्तेदार तारीफ कर रहे थे। रोहित की माँ इतनी कमज़ोर है कि जरा से में बीमार पड़ जाती है। डॉक्टर साहब, आप सारी जांच करके देखिए, मुझे ऐसी क्या बीमारी है कि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं रहती। फिलहाल तो ज़्यादा कुछ नहीं है, पहले आपके जुकाम, बुखार और पेट का इलाज कर लेते हैं, फिर बाकी के टेस्ट करवा लेंगे। अभी आप ये दवाइयाँ ले आइए। पिताजी, मैं डॉक्टर साहब को छोड़कर और दवाइयाँ लेकर आता हूँ। माँ जी तो बीमार थी, इसलिए नेहा ने किचन संभाल लिया। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? पहले से ठीक है। आप बैठिए, मैं खाना लगाती हूँ। तेरे बाबूजी और रोहित ने खाना खा लिया? रोहित तो टिफिन लेकर ऑफिस गए हैं माँ, और बाबूजी ने खाना खा लिया है। आप शुरू कीजिए। यह क्या, खाने में इतना तेल, इतने मसाले? अरे अभी अभी तो तबीयत ठीक हुई है मेरी, तुम क्या मुझे वापस बीमार करना चाहती हो? नहीं माँ जी, ऐसा नहीं है। क्या हुआ? देखो ये बहू ने कैसा खाना बनाया है। खाना तो बहुत ही स्वादिष्ट था। अरे मैं ये खाना खाऊंगी तो बीमार हो जाऊंगी ना। ओह हाँ, बहू को अभी पता नहीं ना तुम्हारे बारे में, रोहित समझा देगा उसे। देख बहू, अच्छे से समझ लेना कि इस घर में कैसा खाना बनता है। हाँ माँ जी, मैं समझ लूँगी, लेकिन अभी आप कुछ तो खा लो। ये खाना खा लूंगी तो कल का खाना खाने के लिए बचूंगी भी नहीं। सास की बातें सुनकर नेहा उदास हो गई। उसने रोहित के घर आती ही उससे माँ जी के खाने के बारे में पूछा। आज माँ जी ने मुझे खाने के लिए बहुत बुरा भला कहा। माँ को मसालेदार और तेल घी वाला खाना सूट नहीं करता, वो बीमार पड़ जाती हैं। ऐसी क्या बीमारी है माँ जी को? पता नहीं, आज तक कई डॉक्टरों को दिखाया, कितने टेस्ट करवाए, लेकिन कोई बीमारी पकड़ में ही नहीं आई। नेहा को कुछ समझ में तो नहीं आया, लेकिन उसने अपनी सास के हिसाब का खाना बनाना सीख लिया। माँ जी, आज तो खाना ठीक है ना? खाना तो ठीक है, लेकिन ये मुआ रेडियो क्यों चल रहा है इतनी तेज आवाज में? वो माँ जी, मैं अकेले काम करते करते बोर हो रही थी ना, तो टाइम पास करने के लिए चला दिया। तेरा इस टाइम पास के चक्कर में मेरा सर दर्द से फटने लगा है। तेज आवाज से मुझे माइग्रेन हो जाता है। सॉरी माँ जी, मुझे पता नहीं था। तुम्हें जब तक सब पता चलेगा तब तक मैं तो भगवान के पास ही पहुंच जाऊंगी। नहीं नहीं, ऐसा मत कहिए ना माँ जी। अब मैं कहीं भूख से ही ना मर जाऊं। खाना मेरे कमरे में रख दो। बेचारी नेहा, उस दिन उसे बहुत दुख हुआ। नेहा, तुम रो क्यों रही हो? आज माँ जी ने मुझे बहुत बुरा भला कहा। मैं तो सिर्फ रेडियो सुन रही थी। ओहो, तुम माँ की बातों का बुरा मत मानो। उन्हें तेज आवाज से सर दर्द होने लगता है, दर्द की वजह से बोल दिया होगा कुछ। लेकिन मुझे तो ये सब पता ही नहीं था ना। इसलिए बाबूजी ने मुझे पहले ही फोन करके सब कुछ बता दिया, और मैं तुम्हारे लिए ये हेडफोन लाया हूँ। अब तुम अपने गाने भी सुन सकती हो और माँ को परेशानी भी नहीं होगी। ये सिर्फ एक बात का हाल है, लेकिन माँ को तो हर चीज से परेशानी है।
अब क्या कर सकते हैं, माँ बीमार ही इतनी रहती है। लेकिन माँ को ऐसी कौन सी बीमारी है? तुम्हें बताया तो था, किसी भी डॉक्टर को माँ की बीमारी समझ में नहीं आ रही। अब तुम भी ये सब सोचना छोड़ दो, ये हेडफोन लो और अपने पसंद के गाने सुनो। रोहित के गिफ्ट से नेहा की एक परेशानी तो दूर हो गई, लेकिन उसके मन में कई सवाल खड़े हो गए। आज मैं देर से उठाऊं या तुम जल्दी उठ गई? वो माँ जी को कल रात भर सर दर्द हुआ ना, तो जल्दी उठकर उनकी जगह मैंने पूजा कर दी। अरे वाह, आछ, आछ, हे भगवान, ये किसकी करामत है? ये तो माँ जी की आवाज है। चलो चल के देखते हैं। क्या हुआ माँ? आछ, ये घर में गुलाब कौन लाया? मुझे नहीं पता, मैं तो अभी उठा हूं। माँ जी, आप कल रात भर सो नहीं पाई, तो मैंने जल्दी उठकर पूजा पाठ किया। घर में फूल नहीं थे ना, तो मैं बाजार से गुलाब के फूल ले आई। नेहा, माँ को गुलाब के फूल की एलर्जी है। अब मुझे ये कैसे पता होगा? अच्छा, तुझे कुछ पता नहीं तो तू वही काम क्यों करती है जिससे मेरी तबीयत खराब हो जाए? रोहित के बाबूजी, ये बहू मेरी जान लेना चाहती है। माँ जी, मुझे ऐसा करके क्या मिलेगा? वो तो तुझे ही पता, लेकिन कुछ तो है। रोहित की माँ, बस करो, बेचारी बहू को कुछ पता ही नहीं है, बस इसलिए उससे गलती हो जाती है। जाओ तुम कमरे में। बहू, तुम रोहित की माँ का बुरा मत मानो, वो अपनी बीमारियों से इतनी परेशान है कि उल्टा सीधा बोल देती है। नहीं नहीं बाबूजी, मुझे बुरा नहीं लग रहा, मुझे चिंता हो रही है माँ जी की बीमारी की। ये बताइए कि माँ जी को ऐसी प्रॉब्लम्स कब से होने लगी? शादी के 6-7 महीने बाद से। बाबूजी, तब घर का माहौल कैसा था? अरे भरा पूरा परिवार था। मेरे बाबूजी, माँ, काका, काकी, मेरे दोनों बड़े भाई, दोनों भाभियाँ, दोनों के 2-2 बच्चे हैं, एक छोटा भाई और एक बहन, सब साथ रहते थे। इतना बड़ा परिवार? हाँ, मैं जब 10 साल का हुआ ना, तब पापा का ट्रांसफर यहाँ हुआ। उसके पहले तक तो हमारी जॉइंट फैमिली ही थी। और माँ जी किस चीज से बीमार पड़ जाती हैं? जब तेज गर्मी हो, ठंड हो या ज्यादा बरसात हो जाए। जब माँ ज्यादा थक जाए, जैसे दिवाली पर घर की सफाई या कोई फंक्शन हो, या ज्यादा मेहमानों के आने से घर का काम बढ़ जाए। तेज म्यूजिक, तेज लाइट या ऐसे कोई तेज स्मेल आ जाए। तो माँ जी की ये बीमारी ठीक हो सकती है। कैसे? सब पता चल जाएगा। आप कल माँ जी की टेस्ट रिपोर्ट लेने जाने वाले हो ना? हाँ। तो सुनिए क्या करना है। अगले दिन रोहित माँ जी की रिपोर्ट्स लेकर आता है। माँ, बाबूजी, नेहा। अरे क्या हो गया रोहित? माँ जी की रिपोर्ट आ गई है। कुछ सीरियस है क्या? जिसका डर था वही हुआ। अरे गोल गोल बातें मत कर, सीधी तरफ बता बेटा, क्या हुआ है मुझे? माँ, आपकी किडनी, लिवर सब फेल हो गया है, आपका दिल भी कमजोर हो गया है। डॉक्टर ने कहा है कि आपके पास सिर्फ 1 महीना बचा है। ये क्या बक रहा है? ऐसा हो ही नहीं सकता। मुझे लग ही नहीं रहा कि मैं इतनी बीमार हूँ। लेकिन माँ जी, रिपोर्ट झूठी तो नहीं हो सकती ना? हाँ, माँ को 20 साल की उम्र से बीमारी लग गई थी, लेकिन कोई डॉक्टर पकड़ नहीं पाया और अब ये बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं। हाँ रोहित की माँ, तुम्हें याद है शादी के 6 महीने बाद से तुम बीमार रहने लगी थी। अरे लेकिन वो अलग था, मुझे ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती। ये तुम कैसे कह सकती हो माँ? हाँ, तुम उस वक्त बीमार पड़ी थी ना, और अब डॉक्टर भी यही कह रहे हैं, तो सच ही तो होगा। और आप तभी से बीमारी तो रहती आई हैं। अरे लेकिन तब मैं बीमार थी ही नहीं। क्या मतलब? अरे तब मैं बीमारी का नाटक करती थी, मुझे कुछ नहीं हुआ था। ये क्या बोल रही हो? हाँ, घर में इतने सारे लोग थे और सबसे छोटी बहू मैं थी, तो सारा काम मुझे करना पड़ता, इसलिए काम से बचने के लिए मैं नाटक करने लगी। लेकिन आपको अभी भी वही बीमारियां होती है ना माँ? हाँ, अगर नाटक था तो ये प्रॉब्लम तुम्हें अभी क्यों होती है? इसका जवाब मैं देती हूँ। माँ जी कई महीनों तक नाटक करती रही, इसलिए इनके दिमाग ने धीरे धीरे इस झूठ को सच मान लिया और इनका दिमाग उन बीमारियों का एहसास कराने लगा। हैं? ऐसे भी होता है क्या? हाँ माँ जी, इसे प्लेसिबो इफेक्ट कहते हैं। जब आप बात बात पर बीमार पड़ने लगी
तो मैंने अपने मामा से बात की जो एक साइकोलॉजिस्ट है। उन्होंने बताया मुझे। तो ये रिपोर्ट्स? मैंने झूठी रिपोर्ट बनवाई थी नेहा के कहने पर, ताकि आप सच बताएं। यानी मुझे कुछ नहीं हुआ? नहीं माँ जी, और आपकी इस प्रॉब्लम का भी सोल्यूशन है। हम किसी अच्छे साइकोलॉजिस्ट को दिखाएंगे और आप जल्द ही ठीक हो जाएंगी। वाह बहू, मैंने तुझे इतना भला बुरा कहा और तूने मेरी जिंदगी भर की तकलीफें दूर कर दी। थैंक यू और सॉरी बहू। अरे मुझे भी तो सॉरी कहो, पूरी जिंदगी तुम्हारी सेवा की है, वो भी झूठ मूठ की बीमारी के लिए। हाँ हाँ, आप भी माफ कर दो मुझे, बस सॉरी। तो इस तरह नेहा ने अपनी सास की बीमारी पकड़ भी ली और ठीक भी कर दी। सास की तो सुननी ही नहीं जी, सास की तो सुननी ही नहीं है। कई बहू ये गांठ बांध लेती है। बहू, जरा गेहूं छत पर सूखने डाला, रवि से बोलकर छत पर रखवा दिया है। कपड़ा भी बिछा है, बस फैलाना है। अरे सब कर दिया था तो फैला भी देती, मैं कैसे जाऊं ऊपर? क्यों, पैर में मेहंदी लगी है क्या? नहीं, जबान पर दही जमी है। जबान पर तो लग नहीं रहा कि दही जमी है। सारा दिन पकड़ पकड़ करती रहती है, जबान तेरी कैंची जैसी चलती है, करम चली। बहू सास से नफरत करती थी, लेकिन सास उसे बहू की तरह ही देखती। पता नहीं पापा ने क्यों इस घर में मुझे बिठा दिया। बोला था साफ साफ, नहीं होता मुझसे ये सास ससुर वाले घर में रहना। अरे बाहर पैकेट में मिलता है आटा, तो क्या जरूरत है गेहूं पीसने की। अरे यार, इन लोगों का तो हिसाब किताब समझ में नहीं आ रहा मुझे। तभी सास आ जाती है। बहू, वो पंखा देख कितना गंदा है, जरा साफ कर दे चढ़कर, तेरे ससुर जी नहीं कर पाएंगे साफ। अरे माँ जी, ये सब लड़कियों के नहीं आदमियों के काम होते हैं, कल इनसे करवा लेना, मैं चली सोने। सास को समझ में नहीं आता है कि वो बहू को जो काम बोले वो करती क्यों नहीं है। बहू, शाम को शादी में जाना है, मेरे बहन की बेटी की शादी है, तैयार हो जाना। ना ना माँ जी, मैं तो नहीं जा पाऊंगी, मेरा सीरियल आना है, मैं नहीं जाऊंगी। बहू, आज खाने में भिंडी बना देना, बहुत दिन हो गए हैं। बहू जो उस वक्त बैठकर भिंडी काट रही होती है। माँ जी, मैंने तो परवल बना दिया है, भिंडी कल बनेगी। बहू, नॉनवेज खाना है। माँ जी, आलू बनेंगे। बहू, आज काले कपड़े नहीं पहनना। मैंने तो साड़ी पहन भी ली है। बस समझ लीजिए, यही जिंदगी थी इन सास बहू की, जो कुछ ना समझे ना कुछ कहे। सास परेशान हो जाती है, उसे समझ में ही नहीं आता कि भला बहू से कैसे काम कराए। वही बहू बड़ी आई मुझे कंट्रोल में करने वाली। अरे मैं तो किसी के हाथ नहीं आने वाली। अब क्या था, एक रोज बेटी घर आती है, जहां वो भाभी और माँ के बीच के रिश्ते को देखकर काफी परेशान हो जाती है। ये क्या है माँ, ये भाभी तो तेरी कोई बात नहीं मानती, तुझे दिखता नहीं है क्या? हाँ, लगता तो मुझे भी ऐसा ही है, लेकिन समझ में नहीं आता क्या करूं। कैसे समझ में नहीं आता? सब दिख रहा है माँ, तू आलू बोले तो वो प्याज बोलती है, तू काला बोले तो वो हरा बोलती है। अरे वो तो तुझे भाव ही नहीं देती है। कैसे जम रही है तुम लोगों की एक ही घर में? रहने दे बेटा, तेरी माँ को ना समझ ही रहने दे। कहीं उस बहू की चालाकी ये समझ जाएगी तो दिक्कत आ जाएगी, फिर घर पर क्लेश झगड़ा। तो क्या पिताजी माँ को ऐसे ही काम करता देखूं? सारा दिन लगी रहती है। वो तो सिर्फ वही करती है जो उसकी मर्जी होती है। उन्होंने तो जैसे सोच रखा है कि माँ की बात माननी ही नहीं है। अब ऐसा भी नहीं है बेटा, पर पता नहीं क्यों तेरी बात सही लगती है। अच्छा, ऐसा नहीं लगता है ना तुझे? तो एक काम कर, आवाज दे भाभी को और बोल कि ठंडा पानी लेकर आए तेरे लिए। लो, ये भी कोई बात होती है, अभी बोल देती हूँ, इसमें तो कोई इनकार वाली बात होगी ही नहीं। सास बहू को आवाज देती है। अरे बहू, जरा एक गिलास ठंडा पानी लेकर आना। बहू पानी लेकर तो आती है, लेकिन खौलता हुआ।
माँ जी, ठंडा पानी तो है नहीं, पानी के नाम पर बस यही है घर पर, पी लीजिए। ये बोलकर बहू वहाँ से चली जाती है। देख लिया माँ, मैं ना कहती थी। अब और देख, अब तू भाभी को बोल कि आंगन की लाइट जो बंद है उसे जला दे, क्योंकि बाहर अंधेरा हो रहा है, शाम का वक्त है। इसमें तो वो मना नहीं करेगी, क्योंकि ये तो सच ही है, बाहर तो अंधेरा हो ही रहा है। रुक बहू, ओ बहू, जरा आंगन की लाइट तो जला दे, रवि के आने का वक्त हो रहा है और बाहर अंधेरा है। बहू अंदर से ही बोल पड़ती है। अरे सासू माँ कैसी बात कर रही हैं? उनकी कार की लाइट होती है ना, वैसे भी बिजली का बिल बहुत आता है, मुश्किल होता है। अब कौन उठकर लाइट जलाए, अंधेरा ही रहने दे। बेटी अंदर से भाभी की बात सुनकर हंसने लगती है। देखा, मैं ना कहती थी कि वो तेरी कोई बात नहीं मानती है, देख लिया ना। हाँ हाँ, लग तो रहा है, लेकिन मेरे लिए कोई बड़ी बात नहीं है इसे लाइन में लाना। अरे मैं भी सास हूँ, जब तक सह रही हूँ, ठीक है। जहाँ अपने में आ गई ना तो। अरे नहीं नहीं, बुढ़ापे के कुछ दिन बचे हैं, प्लीज कोई तमाशा नहीं चाहिए मुझे घर पर। तुम दोनों तो निकल जाओ यात्रा पर। अरे वाह, मैं क्यों जाऊं, मेरा घर है, मैंने अपने हाथों से बनाया है। तो करते रहो एडजस्ट। क्या करें और। बहू, खाना लगा दे जरा। माँ जी, मैंने बना दिया है, दीदी को बोलो लगा देगी, मैं सो रही हूँ। मजा आ गया माँ तेरी हालत देखकर, कितना शौक था कि बहू से काम कराएगी। हाँ हाँ, काम तो मैं अब भी करा लूं, देखना कल से तुम। ना, कोई क्लेश लड़ाई झगड़ा नहीं चाहिए। 4 दिन की जिंदगी है, अपनी इज्जत अपने हाथ में। कल को जबान चलाएगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। अरे चिंता क्यों कर रहे हो, काम भी पूरा करेगी और कोई क्लेश भी नहीं होगा। अच्छा, वो कैसे माँ? अरे तेरी माँ हूँ मैं और उसकी सास, सब पता है मुझे। सभी खाना पीना खाकर सो जाते हैं। फिर अगली सुबह बेटी माता पिता को चाय देते हुए, हाँ माँ, तो क्या कमाल दिखाने वाली हो आज आप? बिना लड़ाई झगड़े के कैसे बहू से मन मर्जी काम कराओगी? क्या मैजिक करने वाली हो माँ? अरे वो सब बाद में बताऊंगी, पहले मैं जरा एक बिना चीनी की चाय और पी लूं। मैं बना देता हूँ। अरे ना, बहू देगी। हाँ, तू बोल देगी और वो तुझे पूरी चीनी की कटोरी डालकर चाय पिला देगी। कोई ना माँ, मैं बना देती हूँ। अरे रुक तो। बेटे को ये कहकर सास बहू को आवाज लगाती है। बहू, अरे बहू, जरा चीनी वाली चाय तो देना, खूब चम्मच ही चम्मच चीनी डालना उसमें। बहू थोड़ी देर में फीकी चाय लेकर आती है। माँ जी, चीनी की एक बूंद नहीं है, ये बिना चीनी की चाय है, पीनी है तो पीजिए। बिना चीनी की चाय पाकर सास आसपास बेटी और पति को देखती है और फिर आज दोपहर के खाने में दाल खाना है। बहू, आज दिन में सब्जी बनाना, दाल खाने का बिल्कुल भी मन नहीं है। लेकिन ये क्या, दिन के खाने में सास के सामने आ जाती है दाल। ससुर और बेटी मन ही मन मुस्कुरा रहे होते हैं। अरे वो खाने से पहले खाने वाली दवाई थी ना, वो तो मैं खाना ही भूल गई। बहू, जरा कल से याद दिला देना। अब क्या था, सास का हर काम पूरा होता, बस सास उस काम को उल्टा करने को बोलती। ना घर में कोई लड़ाई, ना झगड़ा। लग रहा है सासू माँ क्लेश के डर से मैं जो दे देती हूँ उसी में खुश रहना सीख गई है। ऐसी सासों को कैसे लाया जाता है लाइन पर, सब जानती हूँ मैं। अरे आज के जमाने की लड़की हूँ मैं। सास की सोच। गौतम, जा अपनी जोरू को बोल, अभी थोड़ी देर में तैयार होकर नीचे आ जाना, वैसे भी सारे मेहमान आ चुके हैं। जी माँ। अरे गौतम की माँ, कब मिला रही हो अपनी बहू से?
मैंने तो उसकी सुंदरता के बड़े चर्चे सुने हैं। आज हम भी तो देखे कितनी सुंदर है। वैसे मेरी बहू से तो कम ही होगी। काकी, भाभी इतनी सुंदर है ना कि हमको डर है कहीं किसी की बुरी नजर ना लग जाए। देखते हैं कितनी सुंदर है। अरे आप चुप कर और देख अपनी भाभी को, तैयार हुई या नहीं। अरे लो, भाभी आ गई। अरे कितनी सुंदर है, इसके चेहरे पे तो चांद सी चमक है। सुन रिमझिम, क्या नाम है तेरी भाभी का? सही पहचाना आपने, चांदनी है मेरी भाभी का नाम। क्या हुआ काकी, मुंह से बाहर शब्द नहीं निकल रहे? यह चांदनी भाभी की चांद सी सुंदरता ने आपका मुंह बंद करवा दिया। हाँ सुंदर तो है, पर सुंदरता से क्या होता है? लड़की में गुण भी तो होने चाहिए। मेरी बहू में सुंदरता के साथ साथ संस्कार भी है। अरे वाह गौतम, सच्ची में तुम्हारी बीवी बहुत सुंदर है। हाँ, एकदम चांद जैसी अलग चमक रही है तुम्हारी बीवी इस पूरी पार्टी में। बात तो तुम एकदम सही कह रहे हो। इस भीड़ में भी सबसे अलग चमक रही है मेरी चांदनी। आज इस पार्टी में तुम्हारी बीवी की सुंदरता ने 4 चांद लगा दिया है। कुछ दिनों बाद जब गौतम की माँ आस पड़ोस की औरतों से गप्पे मार रही होती है। माँ जी, मेरी माँ की तबीयत थोड़ी खराब है, आप इजाजत दो तो क्या मैं और गौतम एक बार वहाँ हो आए? हाँ हाँ बहू, ठीक है। जब शाम को गौतम काम से आ जाए तो अपने मायके हो आना। ये क्या, उसने बोला और तुमने जाने दिया? हाँ, अभी उसने बताया तो सही, उसकी माँ की तबीयत खराब है। लेकिन तुमने जाने क्यों दिया? तुम्हें मना कर देना चाहिए था। लेकिन क्यों? अरे तुम्हारी बहू को अभी शादी किए थोड़े ही दिन हुए हैं और वो अपने मायके जा रही है। अरे घूमने थोड़ी ना जा रही है, वो अपनी माँ को देखने जा रही है। अरे कुछ नहीं जानती, बहुत भोली हो। ये बहुएं बस बहाने बनाती हैं अपने मायके जाने के लिए। मैं तो कहती हूँ तुम अपनी बहू पे थोड़ा ध्यान दो। एक तो तुम्हारी बहू रूप की सुंदर है, कहीं तुम्हारे बेटे को बहला फुसला ना दे। अरे लेकिन वो ऐसा क्यों करेगी? और वैसे भी वो ऐसी नहीं है, वो मेरा बहुत ध्यान रखती है। तुम ना आजकल के बच्चों को नहीं जानती। शुरू शुरू में ये सास की सेवा करना, परिवार का ख्याल रखना बहुत अच्छे से जानती है और पीठ पीछे अपने पतियों को परिवार से अलग होने की सलाह देती रहती है। क्यों बहनों, क्या मैं गलत कह रही हूँ? हाँ वैसे बात तो सही है आपकी। और पता है, मेरी बहन के बेटे की शादी को अभी 1 महीना भी नहीं हुआ और उसका बेटा अपनी बीवी की हर बात मानता है और तो और अपनी बीवी के लिए अपनी माँ से लड़ता भी है। पूरा का पूरा अपनी जोरू का गुलाम बन गया है। तुम्हारी बहू वैसे भी इतनी सुंदर है, ऊपर से पढ़ी लिखी भी है। और आजकल की पढ़ी लिखी लड़कियां अपने पति को चिकनी चुपड़ी बातों में फंसाकर अपना काम निकलवाना जानती है। हाँ अरे हाँ, पर मेरी बहू चांदनी समझदार है। हाँ यही तो बात है। तुम किसी के चेहरे पे देखकर उसके दिमाग में क्या चल रहा है वो थोड़ी ना बता सकती हो। और हाँ, अपनी बहू के चांद से सुंदर चेहरे को देखकर धोखा मत खा जाना। अरे जरूरी थोड़ी ना है जो इंसान चेहरे से सुंदर हो वो मन से भी सुंदर हो, क्योंकि चांद पे भी तो दाग होते हैं। थोड़ी देर बाद सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। शाम को चांदनी और गौतम घर आते हैं। और बहू, माँ को देखाई? जी माँ जी, अब थोड़ा ठीक है। बहू, अब तुम्हारा घूमना फिरना हो गया हो तो घर के कामों में मेरा हाथ बटाओ। जी माँ जी। मेरा ये घुटनों का दर्द कभी भी शुरू हो जाता है। बहू, लगता है आज सारा काम तुझी को करना होगा। कोई बात नहीं माँ जी, काम ही तो है, काम तो होता रहेगा। आप पहले अपना ख्याल रखिए। ठीक है, अब तो इतना बोल ही रही है तो मैं अपने कमरे में आराम करने जा रही हूँ। अगले दिन सुबह जब गौतम ऑफिस के लिए निकल रहा होता है। माँ, अब कैसा है तुम्हारे घुटनों का दर्द? ज्यादा तो नहीं हो रहा? नहीं तो शाम को चांदनी आपको डॉक्टर के पास दिखाएगी। तुझे किसने बताया? बहू ने इतनी जल्दी तेरे पास मेरी चुगली भी कर दी? माँ, चुगली नहीं, उसे आपकी चिंता है इसलिए उसने मुझे बताया। उसे डर था कहीं आपका दर्द बढ़ ना जाए। थोड़ी देर बाद चांदनी वहां आती है। माँ जी, मैं सोच रही थी हम लोगों को अब किसी दूसरे घर में शिफ्ट हो जाना चाहिए। लेकिन क्यों? और अचानक से तुम्हें ये ख्याल क्यों आया?
वो माँ जी, मेरी एक सहेली अपना घर बेच रही है और उसका घर गौतम के ऑफिस के पास पड़ता है। और देखिए ना, गौतम को यहाँ से ऑफिस कितना दूर पड़ता है और आपके लिए भी बाजार दूर पड़ता है। अगर हम वो घर खरीद लेते हैं तो हमारा कितना फ़ायदा है। गौतम को ऑफिस के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा और आपको जब शॉपिंग जाने का मन करे आप जा सकती हो। ऊपर से वो मेरी दोस्त है तो वो हमें घर थोड़े कम दाम में भी बेचेगी। हाँ, बात तो तुम सही कह रही हो। कोई जरूरत नहीं है घर बदलने की। और तू तू क्या अपनी बीवी के हाँ में हाँ मिला रहा है? लेकिन माँ, मैंने एक बार बोल दिया ना, तो बस अब इसके बारे में कोई बात नहीं होगी। और ये कहते हुए वो अपने कमरे में चली जाती है। चांदनी भी उनके पीछे पीछे चली जाती है। क्या हुआ माँ जी? मैं कुछ दिनों से देख रही हूँ आप कुछ अजीब सा बर्ताव कर रही हैं। क्या अजीब सा? ऐसा ही तो करती हूँ। अगर तू मुझसे घर के बारे में बात करने आई है तो पहले ही कह देती हूँ, बिल्कुल नहीं। नहीं माँ जी, घर के बारे में बात करने नहीं आई। माँ जी, मुझसे कोई गलती हो गई है क्या? अगर कोई गलती की है तो डांट दीजिए, बात कीजिए, पर माँ जी ऐसा व्यवहार मत कीजिए। मैं बिल्कुल बुरा नहीं मानूंगी। और अगर आप अभी बताना नहीं चाहती तो आपका जब मन करे बता देना। मैं बस इतना ही कहने आई थी। कहीं मैं आस पड़ोस की औरतों की बातों में आके अपनी बहू के साथ गलत तो नहीं कर रही? और वैसे भी वो सही तो बोल रही थी। उसने मेरे और गौतम के बारे में ही तो सोचा। वो हमारे बारे में इतना सोच रही है और मैं दूसरों की बातों में आकर उस पर शक कर रही हूँ। कुछ दिनों बाद काकी गौतम के घर गौतम की माँ से मिलने आती है। और गौतम की माँ कैसी हो? मैंने सुना तुम घर बदल रही हो। हाँ, वो वहाँ से गौतम का ऑफिस पास पड़ता है ना, वहाँ की तरफ ज्यादा सुविधाएं भी है। लेकिन इतनी जल्दी तुमने घर कैसे ढूंढा? किसने बताया? मुझे भी बताओ, मुझे भी अपना घर बदलना था। ये चांदनी का आइडिया था, उसी ने घर ढूंढा। देखा, मैंने कहा था ना, इसने अभी से अलग घर ढूंढना भी शुरू कर दिया। देखो, इसमें मेरी भी रजामंदी है। और तुम क्या मेरी बहू की जासूसी करने यहाँ आती हो या मेरा हाल चाल पूछने? मैं तो बस। और एक बात मेरी ध्यान से सुन लो, मेरी बहू भी सुंदर है, उसका मन भी उसी की तरह सुंदर है। और एक बात, चांद में दाग जरूर होते हैं, पर जिस तरह आसमान के सभी तारे मिलकर चांद जैसी चमक नहीं दे सकते, उसी तरह मेरी बहू चांदनी की सुंदरता और खूबियों की बराबरी तुम्हारी या और किसी की बहू नहीं कर सकती। कहने की जरूरत नहीं। काकी कोई भी जवाब दिए बिना चुपचाप वहां से उठकर चली जाती है। सास की हाई हील्स। बेचारी रूपा, शॉर्ट हाइट तो थी ही, ऊपर से पति मिला वो भी 6 फुट का। क्या रूपा, शादी को 30 साल हो गए, लेकिन कभी तुम्हें ये हाई हील्स के बिना नहीं देखा। क्या करोगे देखकर बिना हील्स के? छोटी हाइट है ना, इसलिए ऐसा बोल रहे हो। मैंने कहा, तुम्हें कहा कि तुम्हें भी तो मैंने घुटने के बल नहीं देखा। वो तो है, लेकिन कोई बात नहीं, तुम्हारी हाई हील्स के कारण कभी मुझे ये फील ही नहीं हुआ कि तुम शॉर्ट हाइटेड हो। हाँ भाई, तभी तो जान जाए लेकिन हिल्स ना जाए। अच्छा, वो कल ना हमें बहू देखने चलना है बेटे के लिए, तो सारी तैयारियां कर लेना। और हाँ, देख लेना कि बहू की हाइट ठीक हो तभी हाँ करना। पता चला कि उस बेचारी को भी सारी जिंदगी हिल्स डालनी पड़ जाए। अरे बस भी करो, ऐसा भी नहीं है। उसके लिए तो मैं लंबी लड़की ही देखूंगी। बेटे के साथ माँ बाप दोनों लड़की देखने जाते हैं, लेकिन ये क्या, लड़की की हाइट भी काफी होती है। माँ, ये लड़की ठीक है, देखो हाइट भी बिल्कुल मेरे बराबर ही है ना? हाँ हाँ रूपा, रिश्ते को हाँ कर दे, ऐसा रिश्ता बार बार नहीं मिलता, हाँ कर दे। लेकिन न जाने क्यों एक परफेक्ट मैच भी रूपा को ठीक नहीं लग रहा था। अरे क्या सोच रही हैं रूपा जी, बहू से कुछ सवाल करना है तो पूछ लो। हाँ, वो बेटी, तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हारी लंबाई थोड़ी ज्यादा है? वो तो भला हो मेरे लड़के का जो इतना लंबा है,
वरना तो शादी होनी थोड़ी मुश्किल नहीं हो जाती। ओ नो, कैसी बात कर रही हैं आप? मुझे तो अब भी भगवान से शिकायत है कि मुझे थोड़ी हाइट और दे देता, क्योंकि मुझे लंबाई बहुत पसंद है। हैं? अच्छा अच्छा, ओके ओके। वैसे जब अब सबको रिश्ता पसंद ही है तो मुझे भी पसंद है। रूपा परिवार के साथ रिश्ता पक्का करके घर आ जाती है, लेकिन मन में काफी परेशान रहती है। अरे क्या हुआ रूपा, जब से बेटे के लिए बहू फाइनल की है परेशान सी लग रही हो। सब ठीक तो है ना? हाँ, बस यही सोच रही थी कि बेटा लंबा, पति लंबा और बहू भी। मुझे जीवन में कभी हिस्से छुटकारा मिलेगा ही नहीं क्या? अच्छा, तो यह परेशानी है। अरे तो क्या हो गया, जैसे हम लोगों के लेवल को हिस्से मेंटेन रखा है वैसे ही बहू के साथ भी रखना। क्या गलत है इसमें? हाँ, लेकिन मुझे लगा कि वो थोड़ी अपनी लंबाई को लेकर घमंड में रहती है। देखा कैसी पटर पटर जबान चला रही थी। क्यों? अरे छोड़ो ना, तुम्हें क्या करना है? उसे लंबाई पसंद होगी तो क्या रही है? तुमने पूछा भी तो ऐसा ही सवाल था ना। तभी वहां बेटा आ जाता है। क्या हुआ माँ पापा, क्या बात हो रही है? अरे तेरी होने वाली बीवी के बारे में बात चल रही है। कैसे बोल रही थी, मुझे तो लंबाई पसंद है। अरे इतनी तो लंबी है, और कितनी लंबाई पसंद है। और मुझे देखो, मैं कितनी शॉर्ट हाइटेड हूँ, लेकिन मैंने तो कभी भगवान से इसके लिए शिकायत नहीं की। अरे करोगी भी क्यों माँ, हर समय हाई हिल्स में आपने सब कुछ मेंटेन जो रखा हुआ है। छोटी रूपा के बेटे की शादी लंबी सी नीलू से हो जाती है। शादी के बाद अरे अरे नीलू बहू, जब तुझे देखने आए थे तब तो तू इतनी लंबी नहीं लग रही थी। ये शादी के बाद अचानक क्या हो गया? अरे सासू माँ, हिल्स पहनी है ना मैंने, आपको तो पता है मुझे लंबा लगना कितना अच्छा लगता है। रूपा बेचारी अब अपनी हाई हिल्स के साथ भी बहू की बराबरी नहीं कर पा रही थी। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी कि पड़ोसन, हाय रे बेचारी रूपा की किस्मत, मुझे तो तरस आता है कभी कभी। अरे पहले पति लंबा था तो हिल्स ना उतरी, फिर बेटा, और अब तो बहू, वो तो माशाल्लाह। हाँ हाँ, ठिंगनी कहीं की। रूपा और बहू पड़ोसियों की बात सुन लेते हैं घर आकर। बहू, तुम जब मेरे साथ जाती हो ना तब हिल्स मत पहना करो। मेरी हाइट कम है, ऊपर से तुम लंबी और उसके ऊपर से तुम्हारी हिल्स। अरे कैसी बात कर रही हैं माँ जी, मैं आपके लिए अपनी हिल्स क्यों उतारूं? ये मेरी चॉइस है, मुझे लंबा लगना पसंद है तो है। ये बोलकर बहू वहां से चली जाती है, लेकिन दोनों के बीच की बात सामने खड़ा रूपा का पति सुन रहा होता है। फिर अगले दिन, अरे मेरी सारी हिल्स कहाँ चली गई? मैंने सारी बाहर कर दी, आज से तुम हिल्स नहीं पहनोगी। अरे कैसी बात कर रहे हैं आप, हिल्स नहीं पहनूंगी तो क्या करूंगी? इस घर में गुजारा कैसे होगा मेरा, सब इतने लंबे लंबे। अरे ना बाबा ना, आप तो मेरी हिल्स मुझे वापस ला दो। देखो रूपा, घर में गुजारा तुम्हारी हिल्स के कारण नहीं, तुम्हारी सूझबूझ के कारण हो रहा है। अरे पर आज आप ये कैसी बात कर रहे हैं? तभी वहां बेटा आ जाता है। हाँ माँ, पापा ठीक तो कह रहे हैं। मेरी पढ़ाई लिखाई से लेकर घर बनाने की जिम्मेदारी जिस लेवल में आपने पूरी की है, शायद उस लेवल तक कोई भी हिल्स पहनकर भी नहीं पहुंच सकता। ये इंसान की फितरत है रूपा, उसे जिस चीज से शर्म आती है वो चीज उसका उतना ही पीछा नहीं छोड़ती। जब हमारी शादी हुई, भले लोगों ने कहा हो कि लंबे लड़के को छोटी लड़की मिली, लेकिन क्या कभी मैंने तुमसे कुछ कहा? नहीं नहीं जी, आपने तो कभी कुछ नहीं कहा। फिर तुम्हारे लिए इम्पोर्टेंट कौन है, मैं या लोग? वैसे ही अगर बहू को ऊंचा लगना पसंद है और वो तुम्हारे लिए अपना शौक नहीं छोड़ रही है, तो तुम क्यों किसी के लिए लंबा दिखने की कोशिश कर रही हो? जैसी भी हो, मेरी हो और मुझे बहुत पसंद हो। रूपा को समझ में आ जाता है कि उसकी हिल्स पहनने की जरूरत अब खत्म हो चुकी है। एक बार वो बहू के साथ बाजार जा रही थी, वो भी बिना हिल्स के। वही पड़ोसी, अरे ये बहू को तो देखो, एक तो इतनी लंबी है, ऊपर से हिल्स। अरे ऊंट लग रही है ऊंट। उस दिन तो सास के साथ चलती ठीक लग रही थी, आज तो जिराफ लग रही है। घर आकर बहू कहती है, माँ जी ये क्या मजाक है, आपने आज हिल्स क्यों नहीं पहनी? मेरे साथ चला करे तो हिल्स पहना करे, मैं कुछ ज्यादा ही लंबी लगती हूँ। वो बहू, मैं जैसी हूँ ना वैसे ही लोगों के सामने रहना चाहती हूँ।
छोटी हाइट की हूँ तो लंबी लगने की कोशिश भी मैं क्यों करूँ? मुझे तो छोटा लगना अच्छा लगता है।